नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस एक महत्वपूर्ण विषय है और इधर भी जितने भी पेपर हो रहे हैं वो चाहे पेपर यूपीएससी का हो, चाहे यूपीएस पीसीएस का हो, चाहे बीपीएससी हो या फिर अन्य अदर पीसीएस एग्जाम हो, उसमें साइंस का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि साइंस का जो पेपर होता है, मतलब जो प्रश्न आते हैं वो बहुत सामान्य से प्रश्न आते हैं, जिनका स्तर जो होता है वो 10वीं या 11वीं के स्तर के प्रश्न होते हैं। लेकिन बहुत से लोग 10वीं या 11वीं के बाद साइंस पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है कि छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और हम देखें तो इनका वेटेज ठीक ठाक रहता है पेपर में। अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर लें तो इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और ये हमको किसी भी कंपटीशन में एक बड़ा गैप यानी बड़ा एज दिला सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में, चाहे बीपीएससी में या फिर एमपी पीसीएस में इनके प्रश्नों की भरमार होती है। हालांकि अब यूपी पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछे जाने लगे हैं क्योंकि पिछले 4-5 साल से यूपीएससी में केवल साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। यूपीएससी की जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं जैसे सीडीएस, एनडीए या सीएपीएफ, उनमें अगर आप देखेंगे तो साइंस के प्रश्नों का भरमार रहता है। हम साइंस पढ़ते नहीं क्योंकि तो हमें सही से पढ़ाया जाता नहीं और हमें लगता है कि बहुत टफ सब सब्जेक्ट है, तो है बहुत आसान सा। अगर आप यूपी पीसीएस में देखेंगे तो यूपी पीसीएस में 2023 में साइंस के अकेले जो है कुल 27 क्वेश्चन थे। जब मैं साइंस के क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ तो इसमें मैंने इन्वायरमेंट भी ऐड कर रखा है क्योंकि इन्वायरमेंट के कुछ सेक्शन जो है वो डायरेक्ट साइंस से रिलेटेड होते हैं। ज्योग्राफी के कुछ सेक्शन भी साइंस से जाते हैं और कोर साइंस तो हमसे पूछी ही जाती है। तो उसी सिलसिले में ये एक सीरीज है जिसमें हम उसी सिलसिले में साइंस का एक छोटा सा ये लेक्चर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए ऑर्डर तो बायो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे हमसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक आज मैं ले रहा हूँ। अधिकतर ये टॉपिक जो है 15 मिनट का है। यदि आप 15 मिनट इसको सुन लेते हैं या देख समझ लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपसे इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो गलत नहीं होंगे। तो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है साइंस में, वो है मेटल। वो है मेटल यानी धातु। और धातु आप सबने पढ़ा होगा, तो एक महत्वपूर्ण बात है, तो धातु हम बोलते किसे हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, जो कठोर है, जो कठोर होता है और जो विद्युत का सुचालक होता है, जो विद्युत का सुचालक होता है यानी कंडक्टर होता है, उसको हम धातु बोलते हैं। उसको हम धातु बोलते हैं यानी मेटल बोलते हैं। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी रखता हो, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी रखता हो और लूज करके वो क्या होता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, यानी पॉजिटिव आयन बनाता है, उसको हम धातु बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम लेते हैं सोडियम। हम जानते हैं कि सोडियम में है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करके ये क्या करता है, सोडियम आयन बनाता है। इससे सोडियम क्या हो गया, हमारा धातु हो गया। ऐसे ही हम अन्य चीज़ों को एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे ही हम पोटेशियम ले लें, पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये पोटेशियम आयन बनाता है। ऐसे ही हम मैग्नीशियम ले लें तो ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, ये Mg आयन बनाता है। देखिए, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये केवल केवल ऐसे एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर, ये इलेक्ट्रॉन एक से अधिक भी लूज कर सकते हैं, हमें खाली जानना है। तो देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो है, अगर हम, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, टेबल कुछ हमारा टेबल इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का हमारा पीरियोडिक टेबल है और जितने भी हमारे मेटल हैं वो या तो लेफ्ट में, यहाँ पर और मिडिल में है। यहाँ पे जब सब सब क्या है, ये नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मध्य में स्थित होते हैं। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो देखिए, एनिसेंट हिस्ट्री में एनिशियंट हिस्ट्री में हमारे पास केवल 8 मेटल का हमें ज्ञान था।
8 मेटल का ज्ञान था। वो मेटल कौन कौन से थे इसके बारे में एक बार जान लीजिए। पहला मेटल था कार्बन, दूसरा हमें गोल्ड, सिल्वर, टिन, लेड, आयरन, मरकरी और एंटमनी। एंटमनी का हमें ज्ञात था, यानी प्राचीन भारत में हमें केवल और केवल इन 8 धातुओं का ही ज्ञान था। आगे के काल में हमें समय काल में अलग अलग धातुओं का ज्ञान होता चला हो गया। अब हम देखिए, जब धातुओं के गुणों पे आते हैं तो धातुओं के क्या होते हैं, अपने कुछ ना कुछ गुण होते हैं। थोड़ी आपको मेरी आवाज़ परेशान कर रही होगी बीच बीच में, क्योंकि थोड़ा मुझे खांसी है, इसलिए मैं बीच बीच में रुक जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा खांसने की आपको डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए, मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है, मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम दो भागों में भी बांटते हैं। पहला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम भौतिक गुण बोलते हैं। दूसरा हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम रासायनिक गुण बोलते हैं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि जो धातुएं होती हैं वो मेलेबल होती हैं। वो क्या होती हैं? मेलेबल होती हैं। मेलेबल का मतलब क्या? आघात वर्ध होती हैं। आघात वर्ध होती हैं। आघात वर्ध का मतलब क्या होता है कि इनको जब पीटा जाता है तो इनके अंदर विस्तार होता है, ये चौड़ी हो जाती हैं या लंबी हो जाती हैं। इसी सिलसिले में जो सबसे अधिक आघात वर्ध यानी जो मेलेबल धातु होती है वो होती है सोना। यानी हमारा गोल्ड जो है वो सबसे अधिक क्या है? आघात वर्ध है। और उसके बाद हमारा नाम आता है सिल्वर का, क्योंकि आपने देखा होगा कि इन दोनों धातुओं को पीट के फैलाकर किसी भी आकार में आराम से ढाला जा सकता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक आघात वर्ध या मेलेबल धातु कौन सी है, तो नंबर 1 पे गोल्ड आती है, नंबर 2 पे सिल्वर आती है। दूसरा क्या होता है इनका एक प्रॉपर्टी, ये डक्टाइल होती है। ये क्या होती है? डक्टाइल होती है। देखिए, मैं इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि साइंस को हिंदी में पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ। मेरे सुनना, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? तन्य होती है ये, यानी इसको प्रसारित किया जा सकता है, प्रसारित किया जा सकता है, यानी खींच के इनको लंबा किया जा सकता है। लेकिन ये सभी धातुओं में नहीं होता है, कुछ धातु में सबसे अधिक होता है, कुछ में नहीं होता। जैसे अगर हम 100 मिलीग्राम, 100 mg चांदी ले लें, 100 mg चांदी ले लेते हैं, चांदी, इसको, इससे जो है 200 मीटर लंबा तार हम खींच के बना सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है, धातुएं जो होती हैं वो चमकीली होती हैं। चमकीली होती हैं यानी ल्यूस्टर होती हैं। लूस्टर मतलब इनके अंदर चमक की प्रॉपर्टी होती है। इसको मेटेलिक लूस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि धातुओं की जो चमक होती है उसको मेटेलिक लूस्टर बोला जाता है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। धातुएं जो होती हैं वो मेटेलिक लस्टर धारण करती हैं। धातुओं का जो घनत्व होता है, धातुओं का जो घनत्व यानी डेंसिटी जो होती है वो हमेशा हाई होती है। धातुओं का जो घनत्व है वो हाई होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यानी चालक होते हैं। यानी इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाती है। अब इसी में एक हमारे सामने क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि चांदी यानी एजी जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक है। ये हमसे प्रश्न कई बार पूछा गया, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक, तो ये प्रश्न आपसे कब से पूछा गया है। और लेड जो होता है, लेड जिसको हम पीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेड जो होता है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे कम चालक होता है। सबसे कम यानी वीक चालक होता है, कम चालक होता है। यानी इसके अंदर भी चालकता की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो अब तक हम लोगों ने देखा क्या है, मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों ने धातुओं के बारे में जाना। धातुओं के कुछ भौतिक गुण होते हैं, उन भौतिक गुणों के बारे में मैंने आपको बताया। और आप देखेंगे तो इन भौतिक गुणों से हमसे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। अब आते हैं इनके हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है धातुओं की, ये विभिन्न प्रकार के कंपाउंडों का निर्माण करते हैं, यानी कंपाउंड यानी यौगिक बनाते हैं।
जैसे ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है, सल्फर के साथ रिएक्शन होता है, यानी इनका रिएक्शन बहुत सारा लंबा चौड़ा होता है। ठीक। और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर जल से भी क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है इनका प्रॉपर्टी का। क्या केमिकल प्रॉपर्टी में धातुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि H2O से आराम से क्रिया कर जाते हैं। यही कारण आप देखेंगे कि जितनी भी धातुएं बनाई जाती हैं उन धातुओं में देखिएगा जल का अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है। दूसरा हमारे पास क्या है कि ये जो होती है एसिड और बेस के साथ जो है सबसे अधिक अभिक्रिया करती हैं, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमसे बस कितनी पूछी जाती है, देखिए हमें 11-12 के स्तर की केमिस्ट्री नहीं पढ़नी होती, हमें केवल सामान्य जानकारियाँ पढ़नी होती। तो ये अब तक धातु के बारे में इससे ज़्यादा आपके पेपर में पूछा नहीं जाने वाला। अब उसमें एक महत्वपूर्ण धातु है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो है सोडियम। वो है सोडियम यानी Na। Na के बारे में देखिएगा आपसे पेपर में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो Na के बारे में जान लीजिए कि Na का जो है एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक। और ये हमको जो है एक रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए ये हमको फ्री स्टेट में नहीं मिलता, यानी मुक्त अवस्था में हमको ये नहीं मिलता। ये हमको हमेशा जो है कंबाइंड स्टेट में मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए धातुएं जो मिलती हैं, धातुओं के मिलने के दो तरीके होते हैं। धातुएं हमेशा जो है या तो कंबाइंड मिलेंगी या तो फ्री मिलेंगी, लेकिन मैक्सिमम जो धातुएं होती हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। और जितनी भी धातुएं जो रिएक्टिव होंगी वो हमेशा आपको कंबाइंड स्टेट में ही दिखाई देंगी, कंबाइंड स्टेट में ही मिलती हैं। ठीक है। देखिए सोडियम धातु यानी Na धातु का जो निष्कर्षण का मतलब जो प्राप्त करते हैं, वो एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं कास्टनर विधि। यानी सोडियम को जो है कास्टनर मेथड से यानी कास्टनर मेथड से प्राप्त किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में और सीडीएस में कई बार पूछा गया है कि सोडियम को हम किस विधि से प्राप्त करते हैं। तो सोडियम को हम कास्टनर विधि से प्राप्त करते हैं। ठीक। इसमें करते क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके उसको इकट्ठा कर लेते हैं, पर हमको उतना डिटेल में जाना नहीं है। तो ये एक विधि है कास्टनर विधि, इसको जान लीजिए कि कास्टनर विधि से सोडियम को हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक। तो प्रॉपर्टी फिर से कैसे किसी को देखिए, एक होगी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होगी केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान लीजिए कि क्या होता है। सोडियम जो होता है वो चांदी के समान सफेद होता है। चांदी के समान सफेद होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि लिख बताऊँ आपको ताकि आप आराम से उसको लिख सकें। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यह मुलायम होता है, यानी सॉफ्ट होता है, यानी यह मुलायम होता है। सॉफ्ट इतना होता है कि इसको आराम से चाकू से आप काट सकते हैं, यानी चाकू से इसको काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है इसको। ठीक है। इसका जो डेंसिटी होती है, इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है जिसको हम आरडी बोलते हैं, वो होती है 0.97। ठीक। और ये पानी से हल्का होता है। क्या होता है, पानी से हल्का होता है, पानी से हमारा हल्का होता है। ये सोडियम जो है पानी से हल्का होता है। और इसको जब हल्का होने के कारण क्या होता है, पानी पर ये तैरने लगता है, पानी पर तैरने लगता है। अब आप एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सोडियम को पानी में रखते ही नहीं है, मैं उस पर भी आऊंगा। पानी पर तैरने लगता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट विद्युत का क्या होता है, कंडक्टर होता है। विद्युत का ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सोडियम जो होता है, सोडियम ये बेंजीन हमारा C6H6 वाला बेंजीन, और ईथर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ईथर के अंदर ये घुल जाता है, विलेय होता है। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अब तक जितनी बातें बताई होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि सोडियम पानी पे तैरने लगता है क्यों। देखिए सोडियम पानी पे इसलिए तैरने लगता है क्योंकि सोडियम पानी से हल्का होता है, इसका अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो कम होता है। आप देखिएगा यूपी पीसीएस 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है।
और CDS 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है, और NDA 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पेपर में आता है। मैं आपको पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिससे प्रश्न बनते हैं मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर लंबे ना हो, बोरिंग ना हो। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, इनके केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, अगर इन लेक्चरों को आप एक बार सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको दोबारा केमिस्ट्री किसी भी किताब से, किसी भी नोट से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आते देखिए सबसे बड़ा क्या है कि सोडियम जो है, इस पर ड्राई एयर, ड्राई एयर, ठीक, और ऑक्सीजन, यानी ड्राई ऑक्सीजन का, ड्राई एयर और ड्राई ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक, लेकिन जैसे ही एयर के अंदर मॉइस्चर आता है, एयर के अंदर क्या आता है, मॉइस्चर, यानी उसके अंदर आर्द्रता आती है, तो ये उसके साथ रिएक्ट होकर क्या होता है, इसके ऊपर सतह एक सतह बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। ठीक है, अब देखिए हम इसी कारण क्या है कि सोडियम को जो है वो न तो हम एयर में रखते हैं और ना ही हम इसको जल में रखते हैं। इसको रखते किस में है, इसको हम रखते हैं केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल में, केरोसिन मतलब इसको हम मिट्टी के तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एयर, यानी एयर के साथ, एयर बोले मतलब कौन सी एयर, मॉइस्चर वाली एयर, और H2O के साथ हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। यानी जैसे ही आप सोडियम का टुकड़ा पानी के अंदर डालेंगे, ये तुरंत क्या करेगा, विस्फोट कर जाएगा, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको रखा नहीं जाता। इसलिए क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही हम सोडियम को पानी के साथ रखते हैं, यानी बंद रखते हैं, तो तुरंत ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है और विस्फोट करके H2O लिबरेट कर देता है बहुत सारी मात्रा में, इसलिए उसको रखा नहीं जाता। तो ये आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम सोडियम का यूज़ क्या करते हैं। हमसे सोडियम के यूज़ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोडियम के यूजेस। ठीक, तो सोडियम का यूजेस देखिए, सोडियम का जो सबसे बड़ा यूज है, इसका यूज हम करते हैं सिंथेटिक रिएक्शन में, सिंथेटिक रिएक्शन में। अब देखो सिंथेटिक रिएक्शन क्या होता है ये हमको जानना नहीं है। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग जो है हम एंटी नॉकिंग एजेंट बनाने में, एंटी नॉकिंग एजेंट। अब ये आपसे पूछा गया है, एंटी नॉकिंग मतलब कि जैसे पेट्रोल में, डीजल में, या फिर जो जितने भी ईंधन होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। और जो लिक्विड सोडियम होता है, लिक्विड सोडियम का यूज जो है वो नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने में किया जाता है। तो ये वाली लाइन तो आप उसको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा कि लिक्विड सोडियम का यूज जो है वो नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा करने में किया जाता है। अब इसके बाद देखिए क्या है, हमारे सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, सोडियम के कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड्स। अब सोडियम कंपाउंड देखिए बहुत सारे हैं, हमको सब नहीं पढ़ना होता, हमें कुछ कुछ के बारे में जानना होता है। देखिए एक हमारा सोडियम का है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें H2O मिला होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। फिर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। फिर हमारा ग्लूबर सॉल्ट आता है, ग्लूबर सॉल्ट जिसका फार्मूला हमारा Na2SO4 10H2O होता है, इसके अंदर भी H2 के मॉलिक्यूल होते हैं। फिर हमारा सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग खाने वाला नमक बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारा सोडियम परऑक्साइड Na2O2 होता है। फिर हमारा सोडियम नाइट्राइट NaNO3, ये कुछ लोग सोडियम को नाइट्रेट पढ़ते हैं, ठीक है, नाइट्रेट रहेगा। सोडियम थायोसल्फेट, तो ये हमारा क्या होता है Na2S2O3, इसको हाइपो भी बोला जाता है। और एक लास्ट होता है वो हमारा जो होता है, इसको हम लोग सुहागा बोलते हैं या बोरक्स बोलते हैं, तो ये क्या होता है Na2B4O7, इसके अंदर भी जल के 10 अणु सम्मिलित होते हैं। और अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन आप इसके बारे में जान लीजिए। एक होता है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, इसका फार्मूला जो होता है
वो होता है NH4NaHPO4। ये होता है क्या है कि इससे जो है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बना के इसका यूज जो है हम फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं। ठीक है। और एक हमसे और पूछा जाता है वो है कैलगन। कैलगन, ठीक है, नाम में कंफ्यूज होगा, कैलगन। ठीक है। तो कैलगन का यूज जो है वो जल की जो होती है कठोरता, यानी कठोरता जल की कठोरता को दूर करने में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको जितने यहाँ पे कंपाउंड लिखे हैं, इन कंपाउंडों के बारे में कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे अगर एक एक करके बात करें, देखिए अब इसके बारे में एक एक करके बात करना है नहीं करना है ये आप मुझे बताइएगा। और कल का जो टॉपिक रहेगा, अगर आप कहेंगे तो मैं सोडियम के जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं इसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। और देखिए, सोडियम के कंपाउंड, Na के जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं, इनके कुछ कुछ यूजेज होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। लेक्चर लंबा होगा इसलिए इसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। सोडियम कंपाउंड, और कल आपको मैं मैग्नीशियम यानी Mg के कंपाउंड भी कल आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। मुझे जानता होगा आप लोग बहुत बोलते हैं कि सर मैं सीरीज शुरू करता हूँ खत्म नहीं करता हूँ। तो देखिए, होता है क्या है कि इन चीज़ों को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। और इन चीज़ों को, क्योंकि इसके अंदर कोई रस नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, इसलिए इनको लोग देखते नहीं है। और मेरे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड बना के इन चीज़ों को जो है तरीके से सिखा सकूँ। लेकिन मैं जो चीज़ आपको सिखा बता रहा हूँ ये चीज़ें पूरे यूट्यूब पर नहीं है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके उतना अधिक इसको लोगों को शेयर करके आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो पूरा लेक्चर देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइएगा कि आपकी इसे प्रतिक्रिया क्या रहेगी। आप चाहे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। तो पूरा अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में।